नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज की पोलिंग जो है, जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसे शाम को लगभग 6 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक चल रही है। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब तक ये पोलिंग खत्म हो चुकी होगी। अभी तक जो 6 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 60.13%, 60.13% पोलिंग हुई है। और इस पोलिंग ने 2000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि 60 से ऊपर परसेंटेज सिर्फ 2000 के चुनाव में गया था। उसके बाद बड़े लो परसेंटेज वाली पोलिंग हुई थी। कहीं कभी कभी बढ़ी भी, जैसे 2005 की बात करें तो 2005 में 45 दशमलव कुछ फीसदी के आसपास थी। 2010 में थोड़ी बढ़ी, 2015 में थोड़ी बढ़ी, 2020 में कमोबेश इसी के आसपास मामला था। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर भी इतनी पोलिंग देखने को नहीं मिली थी जितनी पोलिंग हमें 5 बजे तक देखने को मिल चुकी है। अब इसके क्या मतलब है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई अलग अलग तरह के ग्राफिक्स मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं। मैं ग्राफिक्स को पढ़ूंगा नहीं, उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है ये पूरा लेखा जोखा है। इसके अंदर महागठबंधन ने महिलाओं को क्या क्या वादे किए हैं इसका पूरा लेखा जोखा है। इसके अंदर ये पूरा लेखा जोखा है कि इस पूरे चुनाव के अंदर वीवीआईपी कैंडिडेट्स कौन कौन है। जैसे मैं इस चुनाव में बात कर लूं तो दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साथ ही साथ सम्राट चौधरी, दोनों इसी फेज के चुनाव के अंदर जो है उनके कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर पोलिंग हो रही है। इसके अलावा मैथिली ठाकुर की बात कर लें, इसके अलावा अनंत सिंह की बात कर लें, इसके अलावा ओसामा साहब की बात कर लें, ये तमाम लोग जो हैं इसी फेज की पोलिंग के अंदर जो है उनका चुनाव निपट जाएगा। अगले फेज की पोलिंग 11 तारीख को होगी और 11 तारीख की इस फेज की पोलिंग के बाद बिहार में चुनाव जो है 121 सीटों पर आज हुआ है, 122 सीटों पर 11 तारीख को होगा और 14 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव का मजा तब है जब 14 तारीख के नतीजों का कुछ कुछ हिंट हम आपको अपनी इस बातचीत के अंदर दे दें। तो वही हिंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हाल ही के समय में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से किस तरह के ट्रेंड निकले हैं इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश नारायण जो है, मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश ईटीवी बिहार के अंदर उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया है। बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध चैनल हुआ करता था महुआ चैनल, उसके अंदर उन्होंने बहुत अरसे तक काम किया है। मेरे बड़े नजदीकी सहयोगी हैं और हमने बिहार में कई बार साथ रिपोर्टिंग भी की है, तो मेरे रिपोर्टिंग के दिनों के साथी हैं। तो ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि बढ़े हुए पोल परसेंटेज इससे क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा बड़ी संख्या में महिलाएं बूथ के अंदर पहुंची थी और उनकी लंबी लंबी लाइन देखी गई। दीपक जी, मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को फोन करके कह दीजिए कि आपका मिशन सक्सेस हुआ। जो आज ट्रेंड दिख रहा था दीपक जी, सुबह से शाम तक जो हम लोगों ने देखा है ना बिहार में, वो जिस तरीके से महिलाओं की लाइन आई, जिस तरीके से लोग उत्साहित थे सुबह वोट देने के लिए, और देखिए पहला वोटिंग परसेंटेज ही हाई हो गया था 7 to 9 वाला। तो ये साफ साफ संकेत देता है कि जो महिलाओं की कतार है, जो भीड़ है, ये बहस नहीं कर रही थी, ये किसी भुलावे में नहीं आ रही थी, ये निकल के अपना जो भरोसा है 20 साल का वो कायम करने जा रही थी। और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ रहा है। और मैं मतलब जिस तरह मैंने कवर किया है जिस तरीके से बिहार के चुनाव और साथ में देश के अन्य चुनाव को, तो आपने भी दीपक जी बहुत क्लोजली देखा है चुनावों को। तो आज का वोटिंग ट्रेंड साफ साफ बढ़ता हुआ वोटिंग ट्रेंड, ये एंटी इनकम्बेंसी का इशारा बिल्कुल नहीं कर रही है। ये 10,000 रुपए का जो ब्रह्मास्त्र था नीतीश कुमार का, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बिल्कुल सटीक बैठा है। जिस ब्रह्मास्त्र की वजह से रामायण में हनुमान जी को भी बांध दिया गया था, अगर आपको याद हो जो हनुमान का प्रसंग है, तो उसी तरह का ब्रह्मास्त्र है जिसने महिलाओं को बांध दिया। और आज वो वोटिंग परसेंटेज के तौर पे सामने आ गया कि नीतीश कुमार का ये मिशन सक्सेस हो गया। बिल्कुल आपने कहा और नीतीश। हाँ, बोलिए बोलिए, आप कुछ जी, कह रहे थे। नहीं, मैं आपसे समझना चाहूंगा बल्कि इस ऐसे सीन में कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, आपको याद हो नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ये पैटर्न था, जो पैटर्न आज बिहार ने देखा है, और ये पैटर्न एनडीए और नीतीश कुमार के लिए देखा है।
जी हाँ, बिल्कुल देखा है। और आप ये बहुत भूलिए, ये एमएन की जोड़ी है, मोदी और नीतीश की जोड़ी है। ये कमाल किसी एक के खाते में नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है कि मोदी के ऊपर महिलाओं का भरोसा काफी है, और उस भरोसे की बहुत सारी वजह है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की समस्या को बचपन से जिया है। उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी, चूल्हे पर वो कैसे आंख फोड़ती थी ये चीज उनको पता है। पानी लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था ये बात भी उनको पता है। इसलिए उनकी जितनी योजनाएं भी देख लीजिए, जनधन जिससे आपने महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया, आप चाहे उनकी उज्ज्वला की योजना देख लीजिए, उज्ज्वला की योजना में उन्होंने महिलाओं को गैस चूल्हा दिया और गैस सिलेंडर दिया। इसके अलावा उनकी दूसरी योजना देख लीजिए, जैसे इज्जत घर यानी शौचालय जो उन्होंने घरों के अंदर बनवाए। तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वह महिलाओं से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। और नीतीश कुमार ने भी ये काम बहुत बखूबी किया है। ओम प्रकाश, मुझे याद है 2010 में जब मैं स्टार न्यूज में हुआ करता था, तो मैं कार्यक्रम करता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं बिहार के 38 जिलों में गया था। लेकिन 2010 में मैंने बदला हुआ बिहार देखा था, और एक हफ्ते के अंदर ही मैंने ये बता दिया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि इस बदले हुए बिहार के अंदर मुझे जो बालिकाएं थी वो साइकिल पर अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल जाती हुई दिखाई देती थी। तो ये परिवर्तन का प्रथम सोपान जो है, ये 2005 से 2010 के अंदर ही रख दिया गया था। और उसके बाद महिलाओं को लेकर एक एक करके नई योजनाएं आई। जैसे मैं साइकिल योजना की बात करूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनको 50% आरक्षण जो नगर पंचायत और नगर पालिका है उसके अंदर दिया गया, ग्राम पंचायत के अंदर दिया गया। इसके अलावा 2007 में आत्मनिर्भर आजीविका दीदी की शुरुआत की, और उन्हीं जीविका दीदियों को अब 10-10 हजार रुपए, लगभग 1 करोड़ 51 लाख रुपए को लोगों को ट्रांसफर किए गए हैं, जिस ब्रह्मास्त्र की आपने बात की। इसके अलावा उन्होंने 2020 के अंदर शराबबंदी की घोषणा की, और एक बड़ी योजना के तहत इसको न केवल इम्प्लीमेंट किया, बल्कि शराबबंदी से महिलाओं का प्रताड़ना बहुत हद तक रुकी है। लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। इसके अलावा 2013 में उन्होंने पुलिस बल के भर्ती के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया। ये तमाम चीजें थी, ये एक एक करके चलती रही। जैसे विधवा पेंशन को उन्होंने 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सोचिए किसी गांव के बिल्कुल अंदर आप हैं और आपके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं है, आप बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, क्या करेंगी? तो ऐसे में बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाई गई है, विधवाओं की पेंशन भी बढ़ाई गई है, जिसको बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए किया गया है। तो नीतीश कुमार ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के, अपने जो उनका उनका खुद का जो पर्सनालिटी है उसके ठीक विपरीत जाकर इतनी सारी योजनाओं की घोषणा कर दी ना। जैसे 125 यूनिट फ्री बिजली, जिससे कई करोड़ परिवारों को फायदा हो रहा है। ये तमाम चीजें ओम प्रकाश, जिसका मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और वोट जो निकल के आप पड़ा बिल्कुल हुआ आप है, वोट जो निकल बिल्कुल के ठीक कह पड़ा रहे हैं। हुआ है, उससे मुझे ये लगता है कि इसका इम्पैक्ट इन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जो महागठबंधन है उसने भी अपनी तरफ से कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पहला तीर मारता है वही निशानेबाज होता है, वही तीरंदाज होता है। और आपको तो पता है जनता दल यूनाइटेड का जो चुनाव चिन्ह है वो भी तीर है। भी तीर है। हाँ। दीपक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2010 में जिस साइकिल और पोशाक की वजह से नीतीश कुमार ने छक्का मारा था, उसी तरीके से ये विधवा योजना या पेंशन योजना और ये लास्ट में जो उद्यमी योजना है, उसी तरीके उसी पैटर्न पे 2025 का ये चुनाव है। और एक फैक्चुअल एरर हो गया था। शराबबंदी की योजना 2016 में शुरू हो गई थी सर। 16 में। 2015 के चुनाव में उन्होंने प्रॉमिस किया था और 2016 में इसको चालू हो गई थी। हालांकि उसको लेकर कई डिबेट हुए, उसके बाद कई लोगों ने प्रलोभन दिए। और आज के चुनावी पैटर्न में आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ अच्छे सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे फाइट में नजर आए। वो पटना के 2 सीट हैं, वो एक डिप्टी सीएम का सीट है। टाइप मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव आज वाकई देखने को मिला है बहुत दिनों के बाद बिहार में, कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ बड़े नेता भी फंस सकते हैं। दीपक, एक और लालू फियर ना 20 साल के बाद भी बिहार में कायम है। अगर आपको याद हो, आपने सारे इलेक्शंस देखे हुए हैं, लालू का राज भी बहुत नजदीक से देखा हुआ है, कई बार इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। लेकिन
नीतीश कुमार पर्सनल बातचीत में हमेशा बताते थे कि उनके पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और वो पुड़िया देना जानते थे, तो बीमारी का इलाज ना उनको बचपन से उन्होंने देखा है कि बीमारी क्या है और इलाज कैसे करना है। तो 2025 की बीमारी का इलाज उन्होंने बहुत प्यार से कर दिया। और लालू राज का फियर इस चुनाव में भी दोबारा देखने को मिला 20 साल के बाद। बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैंने जो महसूस किया ओम प्रकाश, बिहार के अंदर एक प्रो लालू वोट बैंक है, जिसको आप कहते हैं ना मुस्लिम और यादव, जो मिला लो तो लगभग मेरे ख्याल से 34% के आसपास हो जाता है ये पूरा का पूरा वोट बैंक। 34% ही होता है जी ना। बिल्कुल। तो ये 34% जी का बिल्कुल। पूरा वोट बैंक है, ये जो प्रो लालू वोट बैंक है। अब कोई किसी को 100% तो वोट नहीं करता, लेकिन 80 से 90% का वोट ये लालू प्रसाद यादव ले जाते हैं। मुसलमानों का इसलिए क्योंकि उनको लगता है बीजेपी नहीं आए, उनको रोकने के लिए किसको वोट देना है, तो उनको रोकने के लिए हमको लालू यादव को वोट देना है। यादव कमिटेड ढंग के उनके साथ खड़ा ही हुआ है, क्योंकि उनकी जाति का वोट है। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक एंटी लालू भी है। तो जब लोगों को ये लगता है कि लालू आ रहे हैं, जब लोगों को ये लगता है, तो लोग उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ और बहनें जो निकल कर जा रही हैं वोट डालने के लिए, ये जंगल राज के बीच में एक ढाल सी बन गई है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को सेंस कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, जिसको मैं आपको बताऊंगा ओम प्रकाश। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जब अगर 34% वोट बैंक प्रो लालू है, तो बाकी का कितना बचा? बाकी का जो बचा, बाकी का जो, यस, मैं वही आपको वो कहने वाला था कि अगर 34 एक तरफ हो गए तो बाकी जो 66% है, 66, 60+6, तो ये बड़ा वोट बैंक है जहां लालू प्रसाद और उनका कुनबा फंस जाता है। और तेजस्वी का जो क्लेम था, या तेजस्वी जो अपने कुनबे में फंसे रह गए, ये वाकई उनको बहुत नुकसान दे रहा है। और आज दीपक जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, सुबह अगर आपने राबड़ी देवी का बयान सुना हो, उन्होंने राबड़ी दोनों देवी बेटों ने को कहा कि अपने दोनों दोनों बेटे बेटों जीते। को, यस, हाँ, हाँ, दोनों भाई बेटों उन्होंने को ये भी उन्होंने कह दिया, माँ का शुभकामनाएं दिल दी। है, राजनीति की में मत हम, समझ। या हाँ, माँ का दिल भाई, है, दोनों बेटों का बुरा थोड़ी चाह सकती है। हाँ, इतने लेकिन लंबी लेकिन मैं सीएम उसको रही हैं। राजनीतिक बयान नहीं मानता हूं प्रकाश। मैं कह रहा हूं कि वो इतनी लंबी सीएम रही हैं, इतनी शाद तो राबड़ी देवी है ही, कि उसको पता है वो क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं और कहाँ बोल रही हैं। अब वो 2002 की या 1999 वाली राबड़ी नहीं है, तो उनको पता है। और अगर अपने दोनों बेटा को शुभकामनाएं दे रही हैं, तो मतलब दो नाव पे पैर रख रही हैं। और आपको पता है दो नाव पे पैर रखने वाला आदमी और पार्टी का क्या होता है। बस इन सिंपल शब्दों में कि दो नाव पे पैर रखो और आप अपना हश्र जान लो। बाकी लालू फियर काम किया। और आज के चुनाव ने एक चीज और बता दिया कि आप ठीक कह रहे थे, एनएम फैक्टर, जो एम एन फैक्टर है, कि ये विश्वास, चूंकि आप थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बहुत सही डाटा कहा कि कैसे इंक्रीज कर रहा है फिगर, और चुनाव एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अगर आप वो बताएं तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, दर्शकों को एहसास हो जाएगा कि वोटिंग पैटर्न क्या कह रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को ये बात का एहसास हो जाएगा। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ, चूंकि आपने राबड़ी देवी की बात की। तो राबड़ी देवी के घर में कई सारे बच्चे हैं, आपको पता है, उनकी 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हम्म। हैं, अगर मैं गलत हम्म। नहीं हूं तो। हम्म। और हम्म। मैं 2004 में, मेरे ख्याल से मैं उस वक्त आज तक के लिए काम किया करता था। और हुआ यह था कि साधु और सुभाष का अपने जीजा जी से झगड़ा हो गया था। तो साधु और हम्म। सुभाष दोनों ने बगावत कर दी थी, और मैं गोपालगंज गया, जहां से साधु यादव की वाइफ या साधु यादव खुद, दोनों में से एक चुनाव लड़ रहे थे। साधु मैंने यादव खुद मैंने उनका इंटरव्यू किया। पार्लियामेंट का चुनाव साधु यादव 2004 में लड़ा था, गोपालगंज से जीता भी था। नहीं, 2005 की बात कर रहा हूं मैं, 2005 के विधानसभा अच्छा, चुनाव की बात कर विधानसभा रहा हूँ। विधानसभा मैं विधानसभा विधानसभा। चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां पर गया, हम्म। और वहां पे जाकर मैंने बात की उनके परिवार वालों से, और पूरा इंटरव्यू वगैरह किया, दिखाया। अब इंटरेस्टिंगली वो खबर राबड़ी देवी ने जीत ली। मैं अगले दिन लालू जी के घर गया, तो राबड़ी देवी मेरे पास आई और मुझे डांटने लगी। क्या आपके घर में माँ बहन में झगड़ा नहीं होता? क्या आपके घर में भाई बहन में झगड़ा नहीं होता? और आपके घर में अगर कोई झगड़ा हो और उसकी खबर टीवी पे आप बना बना के, घुमा घुमा के, बार बार दिखाएं, ये कोई अच्छी बात होती है? तो मुझे उनकी वो डांट अभी तक याद है। और मुझे तब ये मालूम पड़ा कि उनके घर के जो बच्चे हैं ना, उनकी बकायदा ड्यूटी लगी रहती थी कि किस न्यूज चैनल को किसको वॉच करना है और किसको खबर देनी है। बहरहाल, ये तो एक पुराने किस्से की बात आप हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी डांट मैंने सैकड़ों बार सुनी है। और डांट ही नहीं, लालू प्रसाद यादव का फोन पे
आधे आधे घंटे तक का प्रवचन भी बहुत बार सुना है, जब कोई खबर एंटी चल जाए तो। हम लोग का पॉपुलर होता था कई प्रोग्राम, और ये मैंने बहुत देखा है। एक फैक्चुअल मुझसे गलती हो गई, 2004 में साधु यादव नहीं लड़ा था, 2004 में गोपालगंज से रघुनाथ झा जीते थे, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था। बिल्कुल। चलिए, कोई छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, लेकिन 60.13% का ये वोट परसेंटेज। ओम प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कितनी सीट्स है जहां 6 बजे तक वोटिंग होगी, और ये पोल परसेंटेज आपको कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई होगा। 100, मुझे लगता है कि ओवरऑल जो 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन देगी, जो वो परसेंटाइल है, वो 68 to 70% तक तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल बिहार के लिए बड़ा सीटों। और आज भी, अभी भी जो हाईएस्ट वोटर्स हैं, 5 बजे तक बेगूसराय में 68% पहुंच गए थे। हम्म। और सबसे कम पटना, जैसे पटना और बक्सर है, 55% है 5 बजे तक। 6 बजे के बाद जो फाइनल डेटा रिलीज करेगी चुनाव आयोग, जो 1-2 दिन लगाती है, उसमें आप देखिए तो बिहार 68 to 70% ओवरऑल परसेंटाइल में होना चाहिए, रहना चाहिए। और जिन सीटों पे सबसे ज्यादा वोटिंग भी हो रही है, जैसे बेगूसराय और दूसरी सीटें, वो सीटें तो अभी से लग रहा है कि प्रो एनडीए ही है। और 121 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, जिसमें 105 सीटों पे 6 बजे तक पोलिंग होना है। बाकी कुछ सीटें हैं, जैसे सिमरी, बख्तियारपुर, तारापुर, जो डिस्टर्ब एरिया वाली सीटें थी, वहां पे जल्दी पोलिंग खत्म करके पोलिंग बूथ को वहां से निकाल दिया गया, पोलिंग बक्से को, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि बिहार का चुनाव पिछले कुछ सालों से, कुछ कुछ अरसे से बहुत क्लीन और सेफ रहा है। दुलाचन जैसी घटनाओं को छोड़ दे तो इस बार भी बिहार का चुनाव कमोबेश बढ़िया रहा है। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि एक बड़ा कैंपेन चला। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, एक बड़ा कैंपेन चला वोट चोरी का, एसआईआर को लेकर, कि वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी करी जा रही है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। लेकिन एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया थी, और न केवल प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी ने उसमें एक वोट चोरी की यात्रा निकाली। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उस यात्रा का भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। लोग अपने वोट अधिकार के प्रति जागृत हुए होंगे। पोल परसेंटेज बढ़ने का एक कारण मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो 65 लाख वोट कटे हैं, वो तो डेड वोटर्स थे, डेड वोटर्स यानी डेड वोट थे इस हिसाब से, क्योंकि वो तो वोट डालते ही नहीं थे। उनका अतिरिक्त मत होता था, और अतिरिक्त मत के आधार पर जो पोल परसेंटेज था वो गिर जाता था। मेरे ख्याल से पोल परसेंटेज के अप्रत्याशित बढ़ने के एक कारण ये भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा मैं अब आपको ओम प्रकाश बताना चाहूंगा, उसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। मतदान शानदार तो सरकार बरकरार, ये कहां कहां हुआ है और कब कब हुआ है, इसका डाटा मैंने निकाल के रखा हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र के अंदर 61.10% मतदान हुआ था। यही मतदान 2024 में आके 65.97% हो गया। तो ये बढ़ा था बढ़ लगभग गया, 4%। 5% के आसपास, 5% के आसपास ये बढ़ बढ़ गया। गया। हाँ। और 5% के आसपास बढ़ने के बाद यहां पर एनडीए की सरकार फिर से रिपीट हो गई। ये तो हो गई बात महाराष्ट्र की। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में 2019 में मतदान हुआ था 67.92%, और 2024 में भी लगभग यही मतदान बरकरार रहा था, और तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। झारखंड में 2019 में 65.18% मतदान रहा था, 2024 में 67.62% मतदान। और यहां पर याद करिए, वो माई बहन योजना, अ, वो जो माँ बहनों को पैसे देने का हाँ काम हाँ, हेमंत जी सोरेन ने जी शुरू जी किया था, जी। उसका हाँ, काफी असर हुआ। वो और कारगर उस रहा। इम्पैक्ट के बाद, यस। जी हाँ, उस इम्पैक्ट के बाद जेएमएम की फिर से सरकार बनी। अब कम मतदान प्रतिशत जहां पर हुआ है, वहां कैसे सरकार बदली, इसका सबसे बेहतर उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में क्या हुआ था? 2020 में हुआ था 62.55% मतदान, 2025 में हुआ 60.49% मतदान, और यहां से आप सत्ता से बाहर हो गई। तो पहले ये कहा जाता था ना कि आप आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, अरविंद केजरीवाल की हार हो गई और रेखा गुप्ता की सरकार बन गई। तो अब तक जो ये कहा जाता था ना, और कहा ये जाता था कि बढ़े हुए मतदान का प्रतिशत है कि सरकार के खिलाफ वोट, मुझे लगता है ये भ्रांति अब टूट गई है। आपका क्या ये अब सोचना है इस टूट गई। बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये भ्रांति बिल्कुल आपने डाटा के थ्रू, डाटा के जरिए आपने ये बात को प्रमाणित कर दिया कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये कतई ये मतलब नहीं कि आप साहब आपके खिलाफ लोग हैं। आपके पक्ष में भी लोग बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि ये 2005 के पहले वाला बिहार ना हो जाए,
कहीं कोई जंगल राज के वापसी की बात ना हो जाए। और इसकी जो स्थानीय वजह होती है दीपक जी, एक चीज और जो मुझे दिखी इन चुनाव में, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि बिहार में एनडीए की लड़ाई शायद अपोजिशन से कम है, उनके अपनों में ज्यादा है। जैसे बीजेपी को अगर लड़ना भी पड़ रहा है, संभालना भी पड़ रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को संभालना पड़ रहा है, नाराजगी, बगावत, उसको संभालना पड़ रहा है। उनको अपोजिशन से बहुत खतरा नहीं है। कुछ जगहों पे जरूर प्रशांत किशोर नॉक करते हुए दिख रहे हैं, उनके लोग भी नॉक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लड़ाई, एनडीए की लड़ाई आपस में ज्यादा है, मतलब कार्यकर्ताओं को समझाने वाली लड़ाई ज्यादा है, सिवाय की अपोजिशन से। तो मुझे लगता है कि आज का वोटिंग परसेंट, आज का बिहार का मतदान और आज का पैटर्न बहुत साफ साफ आपकी उस डाटा को आगे बढ़ाते हुए, कि महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पे जो वोटिंग परसेंट बढ़ा, वो सरकार को प्रमाणित करते हुए बढ़ा, सरकार को दोबारे आने के लिए बढ़ा, वैसे ही नजर आ रहा है। बाकी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है ओम तो प्रकाश। हम हर दौर में इस तरह की एक गपशप करेंगे, इस दौर की एक एक बातचीत करेंगे। और कल भी देखते हैं, कल जो नया डाटा निकल कर सामने आता है उसके ऊपर हम क्या बात वो कर क्या सकते है। हैं, ये भी करेंगे। और इसके अलावा 11 तारीख को जो पोलिंग होगी उसके लिए अभी से आपको आमंत्रण है, आप मुझसे जुड़िएगा जरूर। और 14 तारीख को फिर एक बार जुड़ेंगे और बिहार के ऊपर इसी तरह की बात हम लगातार करते रहेंगे। आप भी अपनी अपडेट्स लगातार लेते रहिएगा। आज की हमारी इस खास थैंक यू। पेशकश में आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ मुझे अपना प्यार और समर्थन इसी तरीके से देते रहें।